brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। राजस्थान की सियासत में इन दिनों हलचल मची हुई है। हलचल क्यों मची हुई है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना होगा कि आखिर हलचल के मायने क्या हैं। क्या हलचल जो हो रही है उसका कोई रिजल्ट निकलेगा या फिर जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। हम पहले भी कह चुके थे कि कांग्रेस में जिस तरह से कलह सामने आई थी, बीजेपी में भी कलह एक दिन सामने आएगी। पर्दे के पीछे है, धीरे धीरे समय परिवर्तित होगा, पर्दे के सामने भी आ सकती है। अब इसको कलह भी कह सकते हैं या फिर आपसी मनमुटाव भी कह सकते हैं, या फिर वो चीज़ की संतुष्टि नहीं है, या फिर वह है जो नेताओं ने कहा कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हुआ। कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर सत्य है कि राजस्थान की राजनीति में तो इन दिनों सियासत में हलचल मची हुई है। हलचल के पीछे वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि कई वर्षों से राजस्थान की जो राजनीति है, राजस्थान की जो सियासत है, वो कुछ राजनेताओं के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। खासकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल, ये तीन ऐसे चेहरे हैं राजस्थान में कि कई वर्षों से राजनीति इनके इर्द गिर्द ही घूमती रही है। कांग्रेस शासन में भी और आज बीजेपी शासन में भी। बीजेपी शासन पूर्ण बहुमत के साथ आई। नया चेहरा राजस्थान को बीजेपी ने मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा को नाम पर दिया। क्या आज जो बीजेपी में अस्थिरता का मामला है, असामंजस्य का मामला है, इसकी वजह क्या है? क्या मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल चेहरा बीजेपी के लोगों को नहीं भा रहा है, या फिर इसके पीछे कोई अन्य वजह है? क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा, बाबा उनको कहते हैं, किरोड़ीलाल मीणा की अगर बात करें तो पूरा एक लंबा अरसा इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का संघर्षों में बिता दिया। उनके सपोर्टर काफ़ी खुश थे, बीजेपी सत्ता में आई, बाबा को अच्छा मुकाम मिलेगा, लेकिन बाबा को मंत्री बना करके छोड़ दिया गया। हालांकि बाबा का कहना है कि वो खुश हैं, पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, आज भी वही कहते हैं, लेकिन दिल में एक पीड़ा है। पीड़ा किस लिए है उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि उनके समर्थक ये चाहते थे कि जिस तरह से लंबा संघर्ष बाबा ने 5 वर्ष किया, क्या उसका सिला मिला? नहीं मिल पाया। विरोध शुरू हुआ, समर्थक नाराज हुए, क्योंकि मांग थी कि कांग्रेस सरकार के साथ विपक्ष में भूमिका निभाते हुए किरोड़ी बाबा ने, पूरी बीजेपी सरकार एक तरफ थी, सबसे ज़्यादा मेहनत, विरोध, प्रदर्शन, आंदोलन, सड़क पर लोगों का साथ दिया, वो किरोड़ी बाबा थे। लेकिन किरोड़ी बाबा जब सत्ता आई तो किरोड़ी बाबा को वो मौका नहीं मिल पाया जो समर्थक चाहते थे। मुख्यमंत्री नहीं बनाया, क्या किरोड़ी बाबा को डिप्टी सीएम बनाया नहीं गया जा सकता था? क्या डिप्टी सीएम के लायक नहीं थे किरोड़ी बाबा? अगर डिप्टी सीएम बाबा को बनाया जाता तो शायद उनके समर्थक कहीं तक नाराज़ नहीं हो पाते। ऐसा लोगों के बीच में चर्चाएं हैं। उनके भाई जगमोहन मीणा का चुनाव हारना बाबा के दिल में बहुत बड़ी एक टीस, एक पीड़ा हुई, जिसको वो भुला ही नहीं पा रहे हैं। बयान भी उन्होंने दिए थे। अब उनके भाई आखिर क्यों हार गए? ऐसी वजह क्या थी? इतना बड़ा अस्तित्व उनका, इतना बड़ा संघर्ष उन्होंने राजस्थान की जनता के बीच एक लंबे अरसे से किया, जनता के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, लेकिन वजह क्या थी कि बाबा के दिल में ठेस पहुंची, उनके भाई को चुनाव हारना पड़ा? उसके पीछे क्या उनके विरोधी थे? क्या षड्यंत्र था? षड्यंत्र किन लोगों ने रचा? विरोधी कौन थे? परिवार के थे, पार्टी के थे, या फिर बाहर के थे? इसका खुलासा तो बाबा कह रहे थे करूँगा, लेकिन कर नहीं पाए। लेकिन बाबा के दिल में जो पीड़ा है, क्योंकि समर्थक, उनके चाहने वाले नाखुश हैं, नाराज़ हैं। बाबा भी भली बात ही समझते हैं हर चीज़ को, लेकिन एक कुशल राजनेता समय आने पर सब कुछ ठीक करता है,
वह स्थिति आज करोड़ी बाबा की है। समझा रहे हैं अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को, धैर्य रखना होगा। पार्टी के साथ हम हैं, कोई गलत काम हमें नहीं करना है। अपनी पीड़ा बताई करोड़ी बाबा ने एक सार्वजनिक मंच के दौरान, सो कोस नोटिस बाबा को भेज दिया गया, जवाब भी उन्होंने दे दिया है। ट्वीट आता है कि नरेश मीणा की रिहाई के लिए जो आंदोलन चल रहा है, समर्थक भारी संख्या में विधानसभा का घेराव कर सकते हैं। पोस्टर बैनर मेरे नहीं लगाएं, मुझे नुकसान हो सकता है। बाबा को नुकसान क्या होगा? क्योंकि सोकोस नोटिस आने के बाद बता रहे हैं कि बाबा काफ़ी बैकफुट पर हैं, लेकिन बैकफुट पर जाने वाले नेता तो नहीं लगते हैं, क्योंकि करोड़ी बाबा की इमेज कुछ अलग टाइप की रही है। जो ठाना है वो कर दिखाना है वाली स्थिति इनकी रही है। लेकिन आज अगर बीजेपी आला कमान का द्वारा उनको समझाया गया हो कि आपको धैर्य रखना होगा, पार्टी के साथ चलना होगा, अनुशासन में रहना होगा, तो हो सकता है परिस्थितियां विपरीत हैं, इसलिए बाबा को सही तरीके से चलना होगा, पार्टी के साथ चलना होगा। अपने दिल की जो ठेस है, अपने दिल की जो पीड़ा है, उसको जनता के समक्ष प्रदर्शित नहीं करना होगा। अब बाबा इस चीज़ को कितना पी पाएंगे, सहन कर पाएंगे, वो एक अलग बात है। ऐसा लगता तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, हम पहले भी कह चुके हैं कि बीजेपी सत्ता में आते ही कुछ हलचल होने लगी थी। गुटबाजी जो कांग्रेस में थी, उस तरह की गुटबाजी आज बीजेपी में भी है। कटु सत्य है, वो अलग बात है, धीरे धीरे वो सामने आ रही है। आज आलम यह है कि बीजेपी के जितने भी एमएलए हैं वो अपने मंत्रियों के खिलाफ है। कुछ गुटबाजी उनमें आपस में चल रही है। बयान नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनको पता है आला कमान बहुत मजबूत है, डंडा कर देगा। 2 मिनट में सेकंड नहीं लगेगी, आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, आपको पार्टी से हटा दिया जा सकता है। बीजेपी का ये फंडा है। बीजेपी अनुशासन बहुत बड़ा है। जो फैसला लेना है वो ले लेते हैं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो। ऐसा अमूमन उनके उदाहरण देश में देखने को भी मिले हैं, इसलिए डरते हैं। लेकिन यह ज़रूर कहा जा सकता है कि आज आलम यह है कि बीजेपी के जो भी एमएलए हैं वो नाखुश हैं, अपने मंत्रियों से नाखुश हैं। क्यों? ज़्यादातर की पीड़ा है कि साहब उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनके काम नहीं हो रहे हैं, मंत्री उनकी सुनवाई नहीं करते, अधिकारी उनके सुनते नहीं, जनता नाराज़ होती जा रही है। 4 वर्ष बाद चुनाव होने हैं, क्या होगा? आज हमारी नहीं सुन रहा, जनता के काम नहीं हो रहे, तो फिर जनता हमें क्यों देख पाएगी 4 वर्ष बाद? सबको भय लगा हुआ है, सबको डर लगा हुआ, और समझा भी रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं, जैसा बता रहे हैं सारे एमएलए अपने मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से, कि साहब जिस तरह से आज हमारी स्थिति है, हमारी ना मंत्री सुन रहे हैं, ना अधिकारी सुन रहे हैं, जनता के काम नहीं हो रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति लगातार रही तो फिर क्या होगा? ढप्पा बैठ जाएगा। ये चिंता विधायकों को सता रही है। एक दूसरे की टांग खिंचाई का मामला जरूर चल रहा है, मंत्रियों के खिलाफ विधायकों के गुट होते जा रहे हैं, लेकिन डर है आला कमान का, इसलिए चुप है, दिल में पीड़ा है। वही पीड़ा तो बाबा के है, लेकिन बाबा में और अन्य विधायकों में बड़ा अंतर है। बाबा एक सुलझे नेता है, एक लंबे संघर्षशील राजनीति में संघर्ष करने वाले वो नेता हैं, परिपक्व हैं। वो समझते हैं हर स्थिति को कि कब और कैसे और किस समय गियर को चेंज किया जाता है या फिर अपनी बात रखी जाती है। ये अंतर है। हनुमान बेनीवाल की अगर बात करें तो हनुमान बेनीवाल का लंबा संघर्ष राजस्थान की सियासत में रहा है। उपचुनाव उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल जरूर हार गई, पीड़ा उनको हुई, ठेस उनको भी पहुंची। जो करोड़ीलाल मीणा के साथ हुआ वही सेम स्थिति हनुमान बेनीवाल के भी साथ हुई। करोड़ीलाल बाबा का भाई चुनाव हारा, हनुमान बेनीवाल की पत्नी चुनाव हारी। दोनों की टीस दिल में बराबर है। और हनुमान बेनीवाल, लेकिन चुनाव उनकी पत्नी हार जरूर गई, दिल में ठेस थी, पीड़ा हुई, दुख हुआ इस बात को लेकर कि जिस जनता के लिए मैंने संघर्ष लंबे समय से किया है, उन्होंने मेरी पत्नी को ही चुनाव हरा दिया। लेकिन मजबूत है हनुमान बेनीवाल, उस हार को भी पी गए और फिर वही रूटीन पर आ गए और जनता के बीच पहुंच गए। बोले कोई बात नहीं, हुआ सो हुआ, फिर से नई तैयारी शुरू करते हैं और जनता के काम जिस तरह से हम करते आए हैं, जनता के लिए, अधिकारों के लिए हम लड़ते आए हैं, आज भी शुरू हो गया। और आज वो ताबड़तोड़ उसके बाद फिर मीटिंग, रैलियां, रोड शो वो सब करने लग गए।
ये बड़े नेता जो हैं, जो चेहरे हम बता रहे हैं, ये इतने परिपक्व हो चुके हैं, इतने कुशल हो चुके हैं कि हार भी इनको हरा नहीं सकती। ये चुनाव ज़रूर हार जाते हैं, लेकिन ये विचलित नहीं हो पाते हैं। वही हाल तीसरा जो किरदार हम बता रहे हैं राजस्थान की सियासत का, कुल्लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल और एक हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट का लंबा संघर्ष पिछले वर्षों से, कई वर्षों से लगातार राजस्थान में है। जब उनकी खुद की सरकार थी तभी भी उन्होंने, उनकी सरकार नहीं थी तभी भी उन्होंने संघर्ष लगातार किया, 5 साल लगातार संघर्ष किया। जब उनकी सत्ता आई तो भी उनको संघर्ष करना पड़ा, आज सत्ता नहीं है तो भी उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। 15 वर्ष से यह शख्स, यह व्यक्ति, यह नेता लगातार संघर्ष कर रहा है, लेकिन हार मानने का काम नहीं है। तो इसलिए हम बता रहे हैं, आज का जो हमारा विश्लेषण है वो ये है कि राजस्थान की जो सियासत है एक लंबे अरसे से 3 किरदारों के इर्द गिर्द ही घूम रही है, कुल्लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन लोगों को मुकाम आखिर कब मिलेगा। इतना बड़ा मेहनत राजस्थान की जनता के बीच ये करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आखिर मिस्टेक कहाँ है, टेक्निकल मिस्टेक कहाँ है, जरूर क्या लफड़ा है कि ये पहुंच नहीं पा रहे हैं वहाँ तक। इनका बहुत बड़ा सभी तीनों नेताओं के जनादेश भी हैं, चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, सत्ताएं भी इनकी आती हैं, लेकिन पीछे इनको धकेल दिया जाता है, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, खासकर सदन अगर नहीं चल पा रहा है, सदन पूरे विधानसभा में, सत्र में जिस तरह से हंगामा बरपा हुआ है, उसका एक ही किरदार सामने आता है जिसके पीछे पूरे सदन में हंगामा है, करोड़ी बाबा। विपक्ष भी आज करोड़ी बाबा के साथ है। विपक्ष है, सबकी पॉलिटिक्स होती हैं, लेकिन पूरा जो विधानसभा सत्र चल रहा है वो सिर्फ एक व्यक्ति करोड़ी बाबा के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। जब ऐसी स्थिति आ पड़ी है तो फिर राजस्थान की जनता के मुद्दों का क्या होगा, राजस्थान के लोगों की समस्याओं के समाधान का क्या होगा, जब विधानसभा पूरी ही इर्द गिर्द यहाँ घूम रही है, पूरे डिस्प्यूट में जा रही है, हल्ला हुपड़ में जा रही है, हंगामे में जा रही है। माफ़ कीजिएगा। सवाल ये है कि राजस्थान की जनता भी भरी एक आंखों से उम्मीद लगाए हुए है कि 4 वर्ष बीजेपी के शासन को हैं। दावे वादे जो किए हैं क्या वो पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बजट में घोषणाएं कर दी जाती हैं, वो पूरी कब होंगी ये जनता सोच रही है। हालांकि विपक्ष निशाना भी साधता है। कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जो पिछले बजट में घोषित की गई थी, लेकिन उनका अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। माफ़ कीजिएगा। और एक सबसे बड़ा सवाल यह है, अमूमन ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की हवा का असर राजस्थान में भी पड़ता है। दिल्ली में बीजेपी 27 वर्ष बाद सत्ता में आई है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, पूर्ण बहुमत में आने के बीजेपी की एक बड़ी ये योजना होती है कि पूर्ण बहुमत में सत्ता तो आ जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये कई दिनों तक सस्पेंस बना हुआ होता है। राजस्थान में भी यही था। अब दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा इसका प्रभाव राजस्थान पर पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि दिल्ली की हवा का असर राजस्थान पर पड़ता है, क्योंकि दिल्ली भी उतनी ही दूर है। दिल्ली ज़्यादा दूर राजस्थान से नहीं है, पड़ोसी भी कह सकते हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली का, इसका असर राजस्थान में पड़ेगा, क्योंकि हमारी बहुत लोगों से बात हुई हैं, राजनीति के जानकार उनसे भी बात हुई हैं, क्योंकि एक बड़ी उम्मीद जाट समुदाय हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का खासकर ये लगा रहा है कि जिस तरह से मीडिया में हाईलाइट प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा है, केजरीवाल को हराने वाले पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के पुत्र हैं प्रवेश वर्मा, जिन्होंने केजरीवाल को चुनाव हराया, कि उनके नाम की चर्चा आज मीडिया हाईलाइट हो रही हैं कि प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अमूमन ये होता है बीजेपी में, हमने ये देखा है कि जिसके नाम की चर्चाएं हो गई वो उस पद पर बैठाया ही नहीं गया। अब जो कहा जा रहा है वो ये है कि अगर प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो जाट समुदाय नाराज़ है,
इन राज्यों का और ख़ासकर राजस्थान का, वो शायद बीजेपी से नाराज़गी धीरे धीरे हट सकती है। लेकिन प्रवेश वर्मा अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो फिर उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी हमारी बात हुई है। डिपेंड करता है राजस्थान में भी इसका प्रभाव पड़ेगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनता है। सवाल यही है कि राजस्थान की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है, क्या बीजेपी सरकार में भी वही घटनाक्रम है जो कांग्रेस में था? वहाँ थोड़ा दिखाई दे गया था, यहाँ आंतरिक रूप से चल रहा है। बाबा नाराज़ क्यों हैं? बाबा अगर अपनी पीड़ा सार्वजनिक स्थान पर जनता से बताते हैं और जनता से नहीं बताएगा एक जन नेता, तो बताएगा किसको? अगर बताते हैं तो उनको कारण बताओ नोटिस भेज दिया जाता है। क्या कारण बताओ नोटिस भेजने से पहले आलाकमान या बड़े नेतृत्व पार्टी के या सरकार के बड़े प्रतिनिधि या मुख्यमंत्री बाबा से बात कर सकते हैं कि आखिर आप जो बयान दे रहे हैं, अपनी पीड़ा जो उजागर जनता की समझ कर रहे हैं और फिर विपक्ष उसको निशाना साध रहा है, क्या वो आखिर ऐसी स्थिति क्या पड़ी है कि आप इस तरह के बयान आपके मुंह से निकल रहे हैं? तो ये घर में बैठ करके भी बात हो सकती है। जैसे किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि पति पत्नी में भी झगड़ा होता है, परिवार का मामला है। बीजेपी नेता भी कह रहे हैं परिवार का मामला है, बैठ करके बात हो जाती है।